मैं 1907 में पुरानी दिल्ली की गर्मी में पैदा हुआ था। लोग मुझे सिर्फ शरबत समझते रहे, लेकिन मैंने लोगों की प्यास बुझाई। हर इफ्तार में सबसे पहले मुझे ही उठाया गया। हाथ बदलते गए लेकिन ठंडक वही रही। मेरा रंग सिर्फ लाल नहीं, पूरी एक विरासत है। मेरी खुशबू को बोतल में कैद किया गया ताकि गर्मियों में भी बागों की ठंडक जिंदा रहे। लोग प्यास बुझाते रहे और मैं यादों में खिलती रही। शुरुआत मेरी दवा की तरह हुई थी, गर्मी शांत करने के लिए बनाया गया था। फिर लोगों ने मुझे सिर्फ इलाज नहीं, एहसास बना दिया। अब हर ठंडे गिलास में मेरी कहानी घुलती है। अधिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी एक देश या समय तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक सफर है जो दिखाता है कि कैसे एक साधारण सा लाल रंग का पेय पदार्थ राजनीतिक सीमाओं को पार करके पूरे दक्षिण एशिया की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर टॉनिक रूह अफ़ज़ा की। अगर हम इस नाम को ही थोड़ा बारीकी से देखें तो रूह अफ़ज़ा असल में फारसी और उर्दू शब्दों से मिलकर बना है। रूह का मतलब होता है आत्मा और अफ़ज़ा का मतलब है ताजगी या पोषण देने वाला। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ वह जो आत्मा को पोषण देता है। सच में ये काव्यात्मक नाम बिल्कुल सटीक बैठता है इस बात पर कि 20वीं सदी की शुरुआत में इसे किस खास मकसद से बनाया गया था। तो चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इस जानलेवा गर्मी के इलाज की शुरुआत आखिर कैसे हुई। 1900 के दशक की शुरुआत में पुरानी दिल्ली की गर्मियां सच में जानलेवा हुआ करती थीं। जरा सोचिए, उस दौर में जब कोई आधुनिक फ्रिज नहीं था, तब उन भयानक लपटों से बचने के लिए किसी ठोस मेडिकल इलाज की सख्त जरूरत थी। यहीं पर एंट्री होती है एक यूनानी चिकित्सक हाफिज अब्दुल मजीद की। उन्होंने 1906 में पारंपरिक ठंडक देने वाली दवाइयां बनाने के लिए दिल्ली में हमदर्द लैबोरेटरीज की नींव रखी। यहाँ पर एक बात जो समझना बहुत जरूरी है वो ये कि शुरुआत में ये कोई आम कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से गर्मियों की मार से बचाने वाला एक हर्बल और औषधीय टॉनिक था। इसका मकसद एकदम साफ था, इसे सख्त गर्मियों के खतरनाक असर से लड़ने के लिए एक एंटीडोट या दवा के रूप में तैयार किया गया था। लू या हीट स्ट्रोक से बचाना, डिहाइड्रेशन से लड़ना, हाजमे की तकलीफों को आराम देना और गर्मियों की उस भयानक थकान को दूर करना, ये इसके मूल चिकित्सा उपयोग थे। एक सच्ची और असरदार यूनानी दवा। अब जरा इसकी हर्बल रेसिपी पर गौर करते हैं जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। इसमें गुलाब की पंखुड़ियां, केवड़ा, धनिया, संतरा, पुदीना, कमल और यहाँ तक कि पालक और तरबूज जैसी चीजें शामिल थीं। ये जड़ी बूटियों और फलों का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था जिसमें यूनानी चिकित्सा के सिद्धांतों को मिलाकर एक शक्तिशाली चमकीले लाल मिश्रण में बदल दिया गया। लेकिन जाहिर है एक इतनी असरदार चीज सिर्फ दवा बनकर तो रहने वाली थी नहीं। अब देखते हैं कि कैसे ये एक दवा से एक बहुत बड़े ब्रांड में बदल गया। इस ब्रांड की विकास यात्रा सच में बहुत शानदार रही है। 1906 में एक दवा के रूप में शुरू होने के बाद 1930 और 40 के दशक तक आते आते इसने पूरे ब्रिटिश भारत में अपना दबदबा कायम कर लिया था। ग्लोबल सोडा ब्रांड्स के दुनिया भर में मशहूर होने से बहुत पहले ही इसका अनोखा स्वाद हर घर की पसंद बन चुका था। इस चमकीले लाल सिरप ने देखते ही देखते सारी दीवारें पार कर दी। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख सबने समान रूप से अपनाया और पसंद किया। इसे सिर्फ पानी में नहीं बल्कि दूध में, फालूदा में और तरह तरह के ठंडे डेजर्ट्स में भी मिलाया जाने लगा। ये टॉनिक गर्मियों का एक ऐसा भावनात्मक प्रतीक बन गया जो शादियों से लेकर घर आए मेहमानों के स्वागत तक का जरूरी हिस्सा बन गया। मगर फिर कहानी में और इतिहास में एक बहुत बड़ा और गहरा मोड़ आता है। 1947 का विभाजन। 1947 के उस ऐतिहासिक बंटवारे ने सिर्फ जमीन के ही टुकड़े नहीं किए, बल्कि नई खींची गई सीमाओं के बीच हमदर्द परिवार भी बट गया। ये एक ऐसा राजनीतिक और भौगोलिक बिखराव था जिसने परिवार और कंपनी दोनों को शारीरिक रूप से अलग कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि स्वदेशी ब्रांड को इन नए और मुश्किल बदलावों के अनुसार ढलने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इसका ओरिजिनल फॉर्मूला 3 अलग अलग देशों में जिंदा रहा। भारत, पाकिस्तान और आगे चलकर बांग्लादेश। हमदर्द इंडिया, हमदर्द पाकिस्तान और हमदर्द बांग्लादेश। इन अलग अलग राष्ट्रों और राजनीतिक तनावों के बावजूद ये उन बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में से एक है जो आज भी इन तीनों देशों में भावनात्मक रूप से साझा किया जाता है। और बिल्कुल यही बात इसे महज एक ड्रिंक से कहीं आगे एक साझा सांस्कृतिक विरासत बनाती है जो सीमाओं से परे है। इसकी इतनी लोकप्रियता के पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं। ये हर वर्ग के लिए एक अफोर्डेबल लग्जरी बन गया जिसे अमीर गरीब सब खरीद सकते थे। खास तौर पर रमजान के दौरान जब दिन भर के रोजे के बाद इफ्तार के समय ऊर्जा और लिक्विड्स को वापस पाने की जरूरत होती है तो ये हर मेज की जान बन गया। और जैसा कि हमने पहले देखा, कोका कोला के आने से पहले ही इसने मार्केट पर अपना मजबूत कब्जा कर लिया था। आज के दौर से इसकी तुलना करना काफी दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास बड़े बड़े मल्टीनेशनल सोडा ब्रांड्स हैं जो ट्रेंड्स और इंटरनेशनल कोला फ्लेवर्स पर चलते हैं, और दूसरी तरफ है ये स्वदेशी फ्लोरल टॉनिक जिसकी खुशबू और स्वाद मुगलई और इंडो फारसी पाक कला की परंपराओं से गहराई से जुड़े हैं। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये ड्रिंक आज भी अपनी सांस्कृतिक जमीन पर मजबूती से टिका हुआ है। यही वजह है कि फूड हिस्टोरियंस भी इसकी ऐतिहासिक कामयाबी को बहुत मानते हैं। इसे साझा विरासत का एक प्रतीक कहा जाता है जो उपनिवेशवाद, विभाजन और आज के ग्लोबलाइजेशन के बावजूद पूरी तरह से प्रासंगिक बना हुआ है। इसने सच में एक पारंपरिक दवा, एक शरबत और एक मॉडर्न ड्रिंक के बीच के फर्क को मिटा कर रख दिया है।
और फिर आती हैं वो पुरानी यादें, या कहें नॉस्टैल्जिया। बचपन की गर्मियों की छुट्टियां, दादी नानी की रसोई की वो मीठी सी महक, रमजान की शामें, लंबी ट्रेन की यात्राएं। सच्चाई तो यह है कि इस ब्रांड की असली कीमत इसकी कमर्शियल वैल्यू में नहीं, बल्कि इन साझा यादों और भावनाओं में बसी हुई है। लेकिन बेशक समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हर पुरानी चीज को नए वक्त के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। आज इस ऐतिहासिक ब्रांड के सामने भी कुछ आधुनिक चुनौतियां खड़ी हैं। आज की युवा पीढ़ी का रुझान तेजी से नए पैक्ड जूस और एनर्जी ड्रिंक्स की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद लोगों का इससे जुड़ाव बिल्कुल कम नहीं हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा सबूत हाल ही के कुछ सालों में देखने को मिला। जब बाजार में इसकी सप्लाई अचानक कम हो गई थी, तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान आ गया था मानो कोई राष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया हो। ये साफ दिखाता है कि ये महज एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी और जज्बातों में बहुत गहराई से बसा हुआ है। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है सोचने के लिए। क्या एक साधारण सी हर्बल रेसिपी उन मजबूत राजनीतिक सीमाओं से ज्यादा ताकतवर हो सकती है जो लोगों को बांटने की कोशिश करती हैं? इतिहास गवाह है कि भोजन और हमारी परंपराओं में लोगों को एक साथ जोड़े रखने की जो असाधारण शक्ति है, वो सच में हैरत अंगेज है। आज के इस खास विश्लेषण में बस इतना ही।